अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। अब से सिर्फ एक साल कबल आने वाले सैलाब में जहां 2 करोड़ लोग बेघर हुए, वहां हमारी हुकूमतों का एतबार भी जाता रहा। कहीं बंद टूटे तो इसलिए कि किसी वजीर की जमीन बचा ली जाए, चाहे बेरहम पानी गरीबों की उम्र भर की कमाई बहा ले जाए। सो वॉट। आपको याद होगा नाजरीन के बंद तोड़ने के हवाले से इल्जामात लगे कि वफाकी वजीर खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर की जमीनों को बचाने के लिए दरिया को महलात के बजाय जो है वो झोपड़ियों की तरफ मोड़ दिया गया। ये भी कहा गया कि सिंध और पंजाब में महकमा आब पाशी ने अपनी नाअहली और बदउनवानी को छुपाने के लिए भी बंदों को गैर जरूरी तौर पर तोड़ा। बेशक 2010 में आने वाला सैलाब बहुत बड़ा था, लेकिन क्या हमारी हुकूमतें भी इतनी कमजोर थीं कि इससे निमट ना सकी? इस हवाले से जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा कमीशन ने अपनी 200 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी है और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का जवाब ये दिया गया है कि हाँ, हमारी हुकूमती इदारे गाफिल भी थे और नाअहल भी, ये बदउनवान भी थे और अवाम की हालत से बेनियाज भी। आज की सूरत हाल क्या है? क्या कुछ बदला है? एनीथिंग एट ऑल? अब जबकि फिर कई इदारे सैलाब की पेश गोइयां कर रहे हैं, हम किसी आबी क़यामत से निमटने के लिए तैयार हैं किसी भी कैपेसिटी में? इसका जवाब आपको मालूम ही है और बदकिस्मती से आपके जहन में आने वाला जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान रकबे के एतबार से जो है इस हवाले से किस तरह निमटेगा, किधर किधर जो है हम लोग अफेक्ट हुए थे, इस हवाले से आपको बताएंगे। मगर हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सूबाई वजीर आब पाशी जान सैफुल्लाह खान दरीजो साहब। दरीजो साहब थोड़ी ही देर में हमारा साथ देंगे टेलीफोन लाइन पे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी आब पाशी इदरीस राजपूत साहब। इदरीस राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये वाजे कर दूँ कि ये 200 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की छानबीन करने के बाद ही आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले सफ़ा नंबर 51, 58, 140, 143, 139, इन सब के अंदर इशारा ये दिया गया है कि अली वहान जो है वो मोस्ट फीजिबल बंद था तोड़ने के लिए, लेकिन तोरी बंद जो है उसको ही तोड़ा गया। इसका वजाहत कर दीजिएगा, क्या इसकी ये वजह थी कि अली वहान बंद की साइड पे थट्टा भी है, नेशनल हाईवे भी है आपका, फौजी छावनी भी है आपके जो है वफाकी वजीर मजहबी अमूर खुर्शीद शाह की ज़मीनें भी हैं और वजीर आला सिंध के मुशीर शहलाज राय हैं, दीवान शुगर मिल्स हैं, लाल कॉटन मिल्स, दीगर इंडस्ट्री भी है, क्या यही वजह थी? ये कंसेप्ट कि अली वहान पे ब्रिज या शिगाव डाला गया या टोड़ी पे शिगाव डाला गया, ये बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि दरिया का पानी क्योंकि एबनॉर्मली ज्यादा था और 14 साल के बाद ये सैलाब आया था, उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए और टोड़ी का जो मतलब लोकेशन है वो अली वहान से कोई 50 मील ऊपर है। तो पहले पानी जो है टोड़ी से गुजर के अली वहान पे जाता है। अब ब्रिज जो है पड़ गया आपका टोड़ी के मुकाम पर। अब उसमें गफलत आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि खुद पड़ गया, वो कंसेप्ट तो सिंध में है ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि महकमा आबपाशी के इंतजामात नाकाफी थे जिनकी वजह से वो अच्छा, राजपूत साहब मेरे साथ लाइन पे ही रहिएगा। जाम सैफुल्लाह खान दरीजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर आब पाशी हैं। दरीजो साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। जी वालेकुम सलाम। मैं अभी राजपूत साहब से यही पूछी थी कि इसी रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि टेक्निकल एज वेल एज पॉलिटिकल पीपल की नेग्लिजेंसी यानी मुजरमाना गफलत थी टेक्निकल और सियासी रहनुमाओं की। इशारा कर दीजिए किन सियासी रहनुमाओं की गफलत थी? जी, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो सियासी रहनुमाओं पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। देखें जी, पहले बात यह है कि ये जो फ्लड्स था ये अनप्रेसिडेंटेड था और ये फ्लड्स वंस कोई सेंचुरी में कोई एक दफा आता है और उस वक्त जो हालात थे उस वक्त वहाँ पे आपको मालूम होगा उस वक्त बेतहाशा बारिश थी और तकरीबन कोई 5-6 दिन कंटिन्यूसली वहाँ बारिश होती रही थी और ये प्रॉब्लम इरिगेशन के लोगों को जो उनसे मूवमेंट का प्रॉब्लम था, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम था, वहाँ मशीनरी वहाँ मूव नहीं हो रही थी। लेकिन ये हम हकीकत मानते हैं कि ये इस पे नेग्लिजेंस रहा है और पिछले तकरीबन 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ और मैं समझता हूँ उसमें जो भी गवर्नमेंट थी उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सारों पे आए। जी अच्छा, मैं दरीजो साहब अगेन मैं आपको कोट कर देती हूँ, सफ़ा नंबर 140 पे लिखा है पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज थे इनकी जिम्मेदारी थी जो तोरी बंद को तोड़ा गया। जी, अगर लिखा हुआ है तो मैं उसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखें, जब हमें पता चला कि ये इतना बड़ा फ्लड आ रहा है तो हमने इमरजेंसी बुनियादों पे उस वक्त कैबिनेट मीटिंग बुलाई और चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई जिसमें सारे हम लोगों ने इरिगेशन एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें इदरीस साहब भी वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई और उसी वक्त उसी दिन फैसला हुआ और वो सारा जो भी देखिए तकरीबन 1300 मील है टोटल जो मुख्तलिफ जो बंद है
उसी वक्त हम लोगों ने फैसला किया, हर मिनिस्टर को, हर MPA को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोगों ने इतने 25 मील संभालने हैं, आपने 15 मील संभालने हैं, और ये सारी पार्टी को मोबिलाइज किया, सारी पार्टी वहाँ आई, सारे मिनिस्टर्स वहाँ तकरीबन कोई 1.5 महीना वहाँ बैठे रहे, वहाँ जाकर उन्होंने फ्लड फाइटिंग की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे एफर्ट्स अगर नहीं होते तो मैं समझता हूँ खुदा न खास्ता और ज्यादा ब्रीचेस पड़ते। अच्छा दरीजो साहब, आपने तो पूरी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्या आप रूबरू पेश हुए थे इस कमीशन के सामने? जी मैं बिल्कुल पेश हुआ था, मैंने सारा उनको ब्रीफिंग दिया था। अच्छा, तो उसको भी मद्देनजर रखा होगा। ये फरमाइएगा पेज 58 के ऊपर, अगेन पेज 40 के ऊपर मिस्टर शुजा जुनेजो जो हैं, जो आपके साबिक सेक्रेटरी आप पाशी रह चुके हैं, उनकी भी स्टेटमेंट है, और अगेन ये इंकशाफ किया है कि पूरे का पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार है फॉर हाइडिंग फैक्ट्स एंड मिसमैनेजमेंट कॉजिंग लॉसेज। डू यू एग्री और नॉट? जी आई डोंट एग्री। देखें ये जो फ्लड है इसमें 1300 जो मील का जो उसमें जो बंद है, वहाँ पे अगर आप पास हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में ये तो तकरीबन कोई 12 लाख के करीब क्यूसेक के करीब पानी था, लेकिन कई ऐसे ब्रीचेस पड़े हैं जो कि 6-7 लाख पे भी ब्रीचेस पड़े हैं। तो ये उसमें देखें नेग्लिजेंस कुछ अपनी जगह पे वहाँ है। एक तो हालात भी बहुत खराब थे, बारिशें बेतहाशा हो रही थी, और उसमें जारी बात है जो नेग्लिजेंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें फैसले में अगर उसमें कहा है, उसमें जो भी कमीशन ने अगर किया है, तो उस पे उन्होंने ये भी रेकमेंड किया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो इसकी इंक्वायरी करेंगे। और ताज्जुब की तो बात ये दरीजो साहब, यानी कि आप तो रद्द कर रहे हैं इस पूरी की पूरी कमीशन की रिपोर्ट को। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये नहीं, आप यही कह रहे हैं ना, मैं तो आपको फाइंडिंग्स पढ़ के आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने फ्लड फाइटिंग जितना ह्यूमनली पॉसिबल था वो किया, और वो अगर नहीं करते तो खुदा न खास्ता। तो पिछले 10 साल से मेंटेनेंस ऑफ बंद भी नहीं हुई, क्या आप इस बात, करप्शन भी है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी है, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ बंदों पे, क्या आप इस बात को भी रद्द करते हैं? मैं समझता हूँ 15 साल से काम नहीं हुआ, और ये मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। देखें पहले जो हमारे पास ये फ्लड तो तकरीबन 15 साल के बाद आया, 15 साल से पहले लोगों के जहनों में, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट्स भी काफी कंप्लेसेंट हो गई थी, और वो समझ रही थी कि ये सैलाब का जो सैलाब अभी खत्म अभी नहीं आएंगे। ये तो अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है जब ये फ्लड्स आए थे तो फ्लड से तकरीबन कोई हफ्ता पहले हमारे पास बड़ी सीवियर शॉर्टेज थी पानी की, और आपको याद होगा जब उन्होंने चश्मा कैनाल में कुछ थोड़ा बहुत पानी उन्होंने लिया था तो उस पर इतनी ज्यादा बिकरिंग हुई थी, उसमें फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के बीच में बड़ा एक डिस्प्यूट पैदा हुआ था, और फिर और उसी के तकरीबन हफ्ते के बाद हमें पता चला कि इतना बड़ा फ्लड आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे ये सब चीजें याद हैं, हम सब ने ऑन इन द फील्ड जाके इसे कवर किया था। मैं आपसे बस एक दो बातें जानना चाह रही हूँ। पहले तो बताएं कि क्या आप कहते हैं कि 15 साल से गफलत हो रही है, यानी कि भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट इज टू ब्लेम डायरेक्टली एंड अगेन वंस अगेन नाम ना हो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो बंदों की जो प्रोटेक्शन होती है, बंदों की जो मेंटेनेंस होती है, वो जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की, और मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, और ज्यादातर गवर्नमेंट तो उसकी मुशर्रफ साहब की तकरीबन फेडरेशन में भी आप ही की गवर्नमेंट है सर। जी मोहतरमा, मैं पिछले तकरीबन कोई 9-10 सालों की बात कर रहा हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट करता क्या है फिर? ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। बंदों की जो मुरम्मत होती है, बंदों की जो मेंटेनेंस होती है, या उनकी जो स्ट्रेंथनिंग होती है, वो सारी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कौन सा महकमा करता है ये फेडरल फ्लड कमीशन के थ्रू होते हैं। नहीं, वो तो फ्लड ओके फ्लड कमीशन के थ्रू होते हैं, मगर एक रेगुलर अपग्रेडिंग जो है वो फ्लड कमीशन वाले ही करते हैं। ये सारा उसके मेंटेनेंस का, उसका सारा स्ट्रेंथनिंग का, या जो भी ब्रीचेस वगैरह भी अभी भी जो काम हो रहे हैं, तो फिर आपके महकमे को कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है इस कमीशन रिपोर्ट के अंदर? इल्जाम आपके डिपार्टमेंट पे ही आ रहा है। देखें कुछ ना कुछ जो नेग्लिजेंस वहाँ पे जो फ्लड फाइटिंग में जो अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हो सकता है अगर वहाँ कुछ और ज्यादा। दरीजो साहब, जब आप जिम्मेदारी नहीं तो गफलत की जिम्मेदारी आप पे कैसे थोपी जा रही है? मैं जिम्मेदारी इस चीज की कह रहा हूँ कि जो बंदों पे जो काम जो होना था वो उसमें सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी, वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, गफलत तो थी, इसका तो आप एतराफ कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं, जो कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी हैं, उस पर बिल्कुल एक्शन होगा। दरेजो साहब, रिपोर्ट आप मान नहीं रहे, क्या इंक्वायरी करेंगे? वो तो 10 साल की ऑडिट की भी बात कर रहे हैं ये कमीशन कर। देखें आपकी जो रिपोर्ट अभी तक जो रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है वो अखबारों में पढ़ी है। आपने 200 मैंने 200 पेजेस पढ़ लिए हैं सर।
میں 200 پیجز پڑھ کے آپ کو پوچھ رہی ہوں آج سوال. تو ظاہری بات ہے جو رپورٹ اگر جو پبلک ہوگی یہ ظاہری بات ہے ہم کل اس کو پڑھیں گے اور ساری ڈیٹیل میں پڑھیں گے, مائنیوٹلی پڑھیں گے, اور اس میں جو بھی ریکمنڈیشن, اب ظاہری بات ہے انہوں نے کمیشن نے اتنا زیادہ تھورلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے, انہوں نے جو بھی سجیشن دیے ہوں گے تو اچھے دیے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. آپ تو پبلک کے نمائندے ہیں, آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینی چاہیے تھی, براہ راست آپ کا اس سے تعلق ہے. بہرحال آپ کے سابق جو سیکرٹری ہیں آپ پاشی کے شجاع جنیجو صاحب, انہی کی اپنی بنائی ہوئی مینیول بندوں کے اوپر کہ کیا ان کی مینٹیننس ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے, اس کو بھی اوور لک کیا گیا, اس کو خود نہیں فالو کیا گیا. اگین اس کے اوپر یہ بتایا گیا کہ انڈس ریور کمیشن نے بھی 2010 میں ہی فیبروری میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی جو ہائٹ ہے بند کی وہ بھی بڑھائی جائے, یہ بھی نہیں کیا گیا. بہرحال ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. آخری سوال, جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو I mean it's meaningless to question you, یہ بتا دیجئے آخری سوال کہ اب کیا حالت ہے بندوں کی. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز پنجاب میں اتنا اچھا کام نہیں ہو رہا. ہمارے پاس عباس والا بند کی ڈیٹیلز ہیں, ایس ایس چوک بند, سانیوال بند, T1 T2 بند, یہ مختلف جنوبی پنجاب کے بند ہیں جن پہ کوئی کام نہیں کیا گیا ابھی تک. محترمہ اس وقت جو ہمارے سندھ میں جو کام ہو رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے ہیومنلی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں, اور اس میں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں اریگیشن کا جتنا عمل دخل کم ہو اتنا رکھا ہے. ہم لوگوں نے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹس رکھے ہیں جس میں راجپوت صاحب کی کمپنی بھی ہے. یہ جاتے ہیں, یہ ڈیزائن دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے اسپیسیفکیشن کے مطابق اگر کام ہو رہا ہے اور اس کی ساری کمپیکشن, ساری واٹرنگ اور ساری اس کی جو لیبارٹری ٹیسٹنگ وغیرہ کے بعد اگر یہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر اس کو جو کانٹریکٹر کو اس کے کام کے مطابق اس کو پیسہ ملتا ہے. ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس میں جو بھی کمیشن چاہے وہ ٹھیکیداروں پہ بھی سختی کی ہے کہ اگر ٹھیکیدار بھی کوئی دے گا تو اس پہ بھی ہم اس کو بلیک لسٹ کریں گے. جو اریگیشن کے جو عملدار ہیں وہ بھی اگر لیں گے تو اس پہ بھی ایکشن اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا جام سیف اللہ خان دریجو صاحب, بہت بہت شکریہ. تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کتنا کام ہوا ہے. پچھلے سال کا سیلاب ہم نہیں بھولے, نہ ہی جانی اور مالی نقصان کو بھولے ہیں ایک عام آدمی کے. اب اس کمیشن کو کیا اسی طرح رد کر دیا جائے گا؟ کیا اس کے اوپر ہمارے وفاقی اور صوبائی وزیر جو ہیں وہی سوالیہ نشان ڈالیں گے؟ تو آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے ملک میں فوجی انقلاب برپا کیا تھا تو امریکہ سمیت دنیا بھر کی جدید ریاستوں کو تشویش ہوئی تھی کہ دنیا کی ایک ایٹمی طاقت پر قبضہ کرنے والا کہیں کوئی دقیانوسی یا انتہا پسند تو نہیں ہے, کہیں اس جرنیل کے ہاتھوں دنیا کا امن جو ہے وہ برباد تو نہیں ہو جائے گا. لیکن اقتدار پر پوری طرح کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی میڈیا ٹیم نے امریکہ اور یورپ کی مذکورہ تشویش جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اور جنرل پرویز مشرف کا جو ہے وہ ماڈریٹ تشخص ابھارنے کے لیے ایک خاص قسم کا فوٹو شوٹ کروا کر پوری دنیا کے اخبارات کو جنرل صاحب کی تصاویر جاری کر دی. اب جن میں جنرل صاحب نے کچھ ولایتی نسل کے کتے اپنی گود میں اٹھا رکھے تھے. جنرل صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جہاں انتہا پسندوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا, وہیں انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے جاہلانہ تشخص کو بھی دور کرنے کے لیے جو ہے وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کے اجلے پوشاک جو ہے اس کو وہ بھی پہنائے. لیکن پوری کوشش کی اس حوالے سے. ناظرین, وہ پاکستان کے واحد صدر گزرے ہیں کہ جو سرعام گنگناتے بھی تھے, سرعام ناچ بھی لیتے تھے. صدارت سے ہٹنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو پارٹی بنائی اور پاکستان مسلم لیگ, وہ بھی جدید پاکستان کی دائی ہے. روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی اس پارٹی کے رکن بننے اور اس کی صف کے اندر جو ہے وہ پیش پاکستان کی ماڈریٹ خواتین بھی تھیں کہ جن میں سے ایک جو ہے وہ عتیقہ اوڈو صاحبہ بھی رہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے ان کے سامان سے ممنوعہ محلول جو ہے وہ برآمد ہو گیا, لیکن ان کے خلاف قانون حرکت میں نہ آیا. فار سم ریزن سپریم کورٹ اس پہ حیران ہوئی اور متعلقہ حکام سے جواب طلب کر لیا. لیکن ہمیں حیرانی پاکستان کی سب سے روشن خیال جماعت اور پاکستان مسلم لیگ سے ہے کہ جس کی صدارت سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پاس ہے کہ انہوں نے عتیقہ اوڈو صاحبہ کو اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا ہے. اس کے برعکس عتیقہ اوڈو صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خود پارٹی کو چھوڑا ہے. اب سچ کون ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ اس جماعت میں سبھی روشن خیال ہیں. چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان رقبے کے اعتبار سے
जो है वो रूस, चीन, अमेरिका और भारत से निस्बतन छोटा मुल्क है नाजरीन, लेकिन इन ममालिक के मुकाबले में 8,80,254 मुरब्बा किलोमीटर के हामिल पाकिस्तान पर कुदरत कहीं ज्यादा मेहरबान है। छोटे से इस मुल्क को कुदरत ने 4 मौसम दिए हैं। एक साल में 2 फसलें पैदा करने के लिए मुवाफिक आबो हवा, तवील साहिल समुंदर, रेगजारों से लेकर मीलों फैले लहलहाते सरसब्ज मैदान, कहीं मादनियात से भरे संगलाक पहाड़ी सिलसिले, कहीं खौलती गर्मी, कहीं खून जमाते बर्फीले पहाड़, कहीं पे इजनास उगलते खलियान तो कहीं मेवों से लदे बागात। ये है हम पर कुदरत की मेहरबानियां और हमारी करतूतें देखिए नाजरीन कि हम गंदम में खुद कफील हैं, लेकिन यहाँ औरतें मुफ्त आटा लेते हुए लोगों के पांव तले रोन दी जाती हैं। हम गन्ना खुद उगाते हैं, लेकिन चीनी हमारी कुव्वत खरीद में नहीं। हमारा नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है, लेकिन हम एक दूसरे पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हलकान हो जाते हैं। हमारे रेगिस्तान के नीचे अल्लाह ने कोयले, तेल और गैस के वो खजाने रखे हैं कि जिससे हम 500 साल तक मुसलसल 50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी तरह 500 साल तक 100 मिलियन बैरल तेल सालाना निकाल सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान के तेल के मजमूई ज़खायर 375 बिलियन बैरल हैं, जबकि हमारे पास मौजूदा कुदरती गैस के ज़खायर 850 ट्रिलियन मकाब फुट के करीब है नाजरीन। कुदरत की इन करम नवाजियों के बावजूद हमारे फूलों से मासूम बच्चे गर्म रातों में सो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 2011 में भी 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। इन दिनों पंजाब में पेट्रोल की किल्लत भी है। वजह पूछिए तो उंगलियां हुकूमत की तरफ उठाई जाती हैं, हुकूमत से पूछिए तो हर सवाल का वही जवाब कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है। कभी कलम की साजिश, कभी अदालती कत्ल का नोहा, तो कभी पिछले दौरे हुकूमत का रोना। लेकिन कोई इस सवाल का जवाब नहीं देता कि हम सब कुछ रखते हुए भी हर शय से महरूम क्यों हैं। क्या लोगों को आसानियां फराहम करना हुकूमत का काम नहीं, या फिर लोगों से सब कुछ छीनने का नाम ही हुकूमत है? हुकूमत नाम है किसका? यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। हमारे साथ आज मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA आबिद शेर अली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शर्मिला, आप ही से आगाज करती हूँ। तेल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हमारे पास अमनो अमान नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। क्या हुकूमत इन सब चीजों को गायब करने का ही नाम है? नहीं महर, हरगिज नहीं। हुकूमत तो जाहिर बात है एक ऐसी मशीनरी का नाम है कि जो ये तमाम जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं ऑफ लाइफ वो एक आम आदमी को पहुंचा सकें। लेकिन अब अगर मैं माजी में जाऊंगी तो फिर आप मुझे ये कहेंगी कि जी आप पिछली हुकूमतों पे ये इल्ज़ाम डाल रही हैं, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, मुझे पता है आप क्या कहेंगी महर, लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली बेशक हमारा मुल्क जो है बेशुमार मादनियात से भरपूर। एक बात पूछूं आपसे, लेकिन पिछले 64 सालों में महर, पिछले 64 सालों में 32 साल आमरीत रही है, और जो भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की हुई या नवाज शरीफ साहब की हों, 2.5 साल 2 साल 1.5 साल जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए वो रोक दिए गए। आपस में पॉलिटिकल बिकरिंग हुई, हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए वो नवाज शरीफ साहब ने रोक दिए, जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए वो हमने रोक दिए। ये पॉलिटिकल बिकरिंग रही है, बड़ा तवील हो जाता है और आज दुखड़े अवाम के हैं। अब देखिए अब फॉर्चुनेटली नहीं अब फॉर्चुनेटली एक चीज है कि हम, ये एक बड़ा अलमिया है हमारे साथ, और इस मुल्क के साथ बदकिस्मती है कि अब 64 साल 63 साल बाद हम दोबारा फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हैं। और अगर हम फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हैं और एक नीयत है मौजूद पूरे पाकिस्तान में हुक्मरान, इस वक्त तमाम की तमाम जमातें जो हैं, कोई भी अपोजिशन में नहीं बैठी, तमाम हुक्मरान जमातें हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो दीगर सूबों में हो। अच्छा, ये बताइए एक सेकंड, इस वक्त जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम एक वॉर इकोनॉमी को डील कर रहे हैं, हम दहशत गर्दी को डील कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स को डील कर रहे हैं। हमारे पास वो वसाइल इस वक्त नहीं है, वो फंड्स, वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम फौरी तौर पे एक भरपूर तरीके से हम इन तमाम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। हाँ, हम अगर आपने जितना थरकोल के बारे में दिखाया, ठीक है, हम 10 अरब रुपए रखते हैं हर साल बजट के अंदर, लेकिन शायद वो नाकाफी, क्योंकि हमने डिफेंस में भी देना है। हमने अनप्रेसिडेंटेड जो फ्लड्स आए हैं उसमें अपने PSDP से फंड्स कट करके हमने। ताज्जुब की बात है शर्मिला जी, ताज्जुब की बात है कि 55 लाख फी दिन जो है हमारे वजीर आजम और सदर मुमलिकत की फॉरेन टूर्स के लिए होता है, 55 लाख फी दिन, उसमें कमी आई। 40% ऑस्टेरिटी ड्राइव का 3 साल पहले वजीर आजम ने ऐलान किया था। ऑस्टेरिटी ड्राइव बिल्कुल अपनी जगह पर है, हमने बहुत सारी कहां पे एक से होल्ड करें
नहीं देखिए 18वीं तरमीम के बाद महर बहुत सारी जो वजारतें वो वैसे ही सूबों को मुंतकिल हो गई हैं। अच्छा 10 के करीब हो गई है, 5 और होनी, तो वैसे ही वो तमाम मुझे मौका दीजिए। एनएससी अवार्ड के बाद जो है सूबों के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ताकि वो बेहतर तरीके से इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। अब उनको जरूरत नहीं है कि वफाक की जानिब देखें कि फंड्स मिलेंगे तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। लेकिन अगेन आपने बात करी सदर, आपने वजीर आजम हाउस की बात करी, अखराजात की, और आप प्रेजेंट हाउस की भी बात करेंगे, ठीक है मैंने अभी नहीं की। बताइए मुझे मौका दीजिए, एक कर लेते हैं ना, अभी टाइम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, ये बुलडोज तो नहीं करना शर्मिला साहब, हल हो जाएंगे। इजी एक सेकंड। आबिद शेर अली साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या इनके तमाम उज़र काबिल कबूल है? क्या ये पिछली हुकूमत जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जो अब इनके इत्तेहादी भी बन गए हैं, जिनका वजीर खजाना जो है वो इनका वजीर खजाना भी है, क्या ये काबिल कबूल है हमारे लिए? देखिए महर, बड़ी बदकिस्मती है कि इस कहने को तो ये जमहूरी हुकूमत है, लेकिन बद से बदतरीन हालात पैदा होते जा रहे हैं। जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जो रिकन्सिलिएशन के चैंपियन बनते हैं, उनकी मौजूदगी में पूरी मुल्क की इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया है। मुल्क में बिजली नहीं है गया। आपने बिल्कुल सही पिक्चर दिखाई, आपने, मैं आपकी बात को बिल्कुल, आपने जो ड्रॉ की पिक्चर उसमें कोई दोहरा बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सिस्टम हुकूमत का मुसलसल चल रहा है, जो करप्शन के अंबार इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो देखें ये फैक्ट्स हैं, इसको आप छुपा नहीं सकते। 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार आए, कोई ऐसा मंसूबा जो बिजली की पैदावार के लिए शुरू किया जाए ना, कि बिजली की पैदावार तो दूर की बात है महर, जो रेंटल पावर कंपनीज हैं उनके जुमरे में अभी 12.5 अरब रुपया वाजपा बाकी हैं जो लेने हैं। जो इन्होंने किसी से 3 सेंट से बिजली ली हुई है, किसी से 5 सेंट में ली हुई है, किसी से 2.5, जो बोली ज्यादा लगाता है उसी हिसाब से उसके पैसे, जो उसकी जो रिश्वत, कहने को लफ्ज तो मैं रिश्वत का ही कहूंगा, वो मैं नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस मौजूद है कि कौन से पैसे किसके अकाउंट में आबिद शेर अली साहब, अगर विरसे में इतनी करप्शन मिले, विरसे में ही इतनी जो है आपको प्रॉब्लम्स मिले जिनका बार बार जिक्र करती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो फिर क्या करिए? देखें, आपको करप्शन को जो विरसे में विरासत में मिली, 3.5 साल महर हो गए इनको बरसरे इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैठे। 3.5 साल पर इन्हीं के मिनिस्टर जो अभी भी कैबिनेट में मौजूद हैं, कोई इनके मिनिस्टर जेल में मौजूद हैं, वो तो देखें तो ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करप्ट लोगों को निकालती है, ये फिर ले आते हैं। तो मैं समझता हूं कि अदारों को टकराव से बचना चाहिए था, इनको इकोनॉमी की तरफ से बेहतरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि सबसे अहम पॉइंट जो है शर्मिला साहिबा वो 3 साल का है, ना 18वीं तरमीम से पेट भरता है, ना ही जो एनएफसी अवार्ड है वो हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल की तरह डाल सकते हैं। 3 साल की बात की जा रही है। मुझे ये एक सिंपल सवाल, सर्कुलर डेट, अमनो अमान, बेरोजगारी, ये किसकी जिम्मेदारी है? 3 चीजों का बता दें। अदलिया की, एस्टैब्लिशमेंट की है, या ये किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालें? ऑपोजिशन के ऊपर डाल दें? अब महर ऑपोजिशन तो है नहीं ना मुल्क में। अच्छा, सारी जिम्मेदारी जो इस बात का एतराफ करती हैं। नहीं देखिए, मैं तो कह रही हूँ ऑपोजिशन तो है नहीं। अगर आप बात करती हैं मुस्लिम लीग नवाज की, तो वो पंजाब हुकूमत में है, 62% पाकिस्तान का हिस्सा पंजाब है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिजली के ऊपर, ठीक है। ये केटी बंदर का प्रोजेक्ट किसने बंद कराया? थर कोल का प्रोजेक्ट किसने बंद कराया? मियां साहब ने बंद कराया। मैंने शुरुआत में ही आपसे एक बात कही कि ये माजी में होता रहा पॉलिटिकल बिकरिंग, कि आप आ गए तो आप मेरे मंसूबे बंद कर दें, मैं आ गई तो मैं आपके मंसूबे बंद कर दें। अब इसको एक एंड होना चाहिए इस पे, कि जो मंसूबे अच्छे हैं वो चलने चाहिए। 1994 में बीबी शहीद साहिबा पावर पॉलिसी लेकर आई थी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाए। मियां साहब जो है वो ऑपोजिशन में थे, उन्होंने कहा किकबैक से फलाएं। अरे मेहर बीबी, मैं यही तो आपसे रोना रो रही हूँ। शुरुआत में ही मैंने रोया कि ये रहा है ना माजी में, ये हमारी गलतियां कोताहियां रही हैं। अगर आज हम उससे सीखते हैं, देखिए कामयाब लोग सियासतदान वही होते हैं कि जो अपनी माजी की गलतियों से सीखें और उन्हें अब ना दोहराएं। और इस वक्त मैं यही गुजारिश करती हूँ यहाँ बैठ के कि ठीक है, हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन एक मुस्बत तनकीद करें जहां पर होनी चाहिए। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। 3.5 साल में महर
कोई इंडिपेंडेंट पावर प्लांट दुनिया में नहीं लगता। मुझे मौका दीजिए छोटे से वक्फा लेते हैं। 61 सालों में कभी जो है आपका 850 अरब रुपए का जो है वो खसारा नहीं हुआ। 61 साल में हमारी मुल्क की तारीख में क्या वाकई हमने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया? क्या 10 करोड़ 60 लाख नौजवान जो हैं जिनकी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 30% को छू रही है, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स नहीं है? ये पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। इस दफा जो खसारा बताया गया है प्रोजेक्टेड, वो हमें बताया जा रहा है 850 अरब रुपए का। ये सब बातें बताने का एक मकसद है। एक साल पहले जो खसारा बताया गया था वो 680 अरब रुपए का था और प्रोजेक्टेड और खसारा जो हुआ बजट डेफिसिट वो 1 ट्रिलियन को छू गया, ऑलमोस्ट 47% मोर। आने वाले साल में क्या होगा? एक आम आदमी का ताल्लुक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं, बराह रास्त इस बजट डेफिसिट से जरूर है, बिकॉज हुकूमती इखराजात कम नहीं हुए। हमारे उम्रा के लाइफस्टाइल्स जो हैं उनमें कोई कमी नहीं आई। अगर कमी आएगी तो हमारे डेवलपमेंट बजट को बार बार रिविजिट किया जाएगा और इस आने वाले साल में काटा जाएगा। हुकूमत वक्त से अब सवाल ये है, सबसे पहला बुनियादी सवाल, कि 10 करोड़ 60 लाख जो नौजवान हैं इस मुल्क में अंडर द एज ऑफ 30, इनके लिए जो इनकी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 30% हिट कर रही है। इनके लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं एक बार फिर। मैं पहले आपकी जानिब आऊंगी आबिद शेर अली साहब, बिकॉज हमें रिवाइव करना है इंडस्ट्री को, फिर से मौके इनके लिए तलाश करने हैं। ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। देखें महर, ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप जैसे फरमा रही हैं, अगर ये लीकेजेस रोक ली जाएं, जैसे हफीज शेख जो वजीर खजाना है, उन्होंने जब पिछली स्पीच की थी हाउस के अंदर, वो मेरा ख्याल आपको भी याद होगी, उन्होंने चंद अदारों की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाई थी जो तबाही के दहाने पे इकॉनमी और हुकूमत को ले गए थे, और उन्होंने कुछ लीकेजेस और करप्शन का भी जिक्र किया था। और मैं हैरान हूं कि वो वजीर मसूफ इस मरतबा वो सब चीज़ों को गोल कर गए और चीज़ों का अल्फाज का गोरख धंधा बना गए। बात यह है कि हम अपने आप को अगर दुरुस्त कर लें, करप्शन से पाक कर लें, और हम एक तहिया कर लें कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। जो यूथ आज बेरोजगारी की वजह से हमारे कान पक गए सुन के। देखें मैं जो हुकूमत दिखाई नहीं देती करते हुए, आप हुकूमत को जाने नहीं देते। सुनने, जब आप हमें ताने देती हैं कि 63% जो पंजाब का पाकिस्तान का हिस्सा है वो हमारे पास है, आप अगर देख लें हमारी जो भी जितने भी वसाइल हैं उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से कि लोगों को रोजगार भी दिया जाए। मेरिट पे हमने टीचरों की भर्ती भी की, हमने एजुकेशन की तरफ फोकस किया हुआ है, हमने हेल्थ की तरफ फोकस किया हुआ है, हमने फ्री डायलिसिस, फ्री अद्वियात पूरे गरीबों के लिए। हमारी बसात में जो है हमारी कोशिश है कि हम एक एटलीस्ट आपको कोशिश नजर आनी चाहिए कि ये नहीं है कि हमारे वुज़रा करप्शन की तरफ भाग रहे हों। हम तो कहते हैं कोशिश कि इस वफाकी हुकूमत की नहीं नजर आ रही। 3 साल और सुन ले, 3.5 साल दिए गए थे, आपको डिलीवर करना चाहिए था। ये करप्ट प्रैक्टिसेस मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में स्टैब्लिश हो चुकी है कि करप्शन हुकूमत ने की है, इनके लोगों ने की है, इनके वुज़रा ने की है। बार बार कहने का मकसद है कि अब लोगों का इस तरफ आ रहा है, शर्मिला साहिबा अगर मुझे मौका दीजिए, उंगलियां उठ रही हैं। वो तो शर्मिला साहिबा वो तो कहते हैं कि उनकी एटलीस्ट कोशिश तो नजर आ रही है, आपकी कोशिश क्यों नहीं हमें दिखाई दे रही? 850 अरब का जो खसारा है, या तो आपकी हुकूमत ने अब धड़ाधड़ नोट छापने, या तो आपने कर्जे लेने। इधर वे आम आदमी मरेगा, इन्फ्लेशन होएगी, प्राइसेस कीमतें फिर ऊपर जाएंगी। मेहर, आप मुझे एक बात बताइए कि कोलिशन सपोर्ट फंड से जब आपको पैसे ना मिले, जब आपके अपने ही लोग बैठ के करप्शन के नारे लगाएं, जाहिर बात है दुनिया जो प्लेजेस करती है फिर वो दोबारा 2 दफा 3 दफा सोचती है कि जी हम इनको पैसे दे कर ना दें। अगर दहशतगर्दी की इस जंग में हमारा $68 बिलियन का नुकसान हुआ है तो ये हमारा हक है अगर हम किसी से मांगते हैं, ये भीख हम नहीं मांग रहे। दूसरी चीज ये है कि 63% बिल्कुल पंजाब ये संभाल के बैठे हुए। एक सेकंड, इन्हीं के MNA हैं शकील, जिन्होंने अभी 2.5 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के कहने से जमा कराए हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप ही के चैनल में कल आप मुबशर रहमान का प्रोग्राम देख लीजिए कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है क्या है। एक सेकंड, क्या है आप देख लीजिए, आप ही के चैनल में बात है ना, तालीम तो अभी दूर की बात है ना। देखिए रोटी कपड़ा मकान पेट कैसे भरे, मुझे बता दें आने वाले साल में क्या होने वाला है। हुकूमत नाम है किसका, मेरा तो आज बुनियादी सवाल है।
آپ نے بالکل صحیح کہا مہر. 65% اس وقت ہمارا یوتھ ہے, جو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, انڈر 18 ہے, اور ہمیں انہیں اسٹرکچرڈ اپرچونٹیز دینی. کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم ان کو چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیں, وسیلہ حق کے تھرو دیں, چاہے ہم ان کو ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں دیں, چاہے جو لوگ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں جو This does not eradicate poverty. These are band-aid solutions. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو یہ کلیم ہی نہیں کر رہی نا مہر کہ ہم نے پاورٹی ایریڈیکیٹ کر دی یا ہم اگلے 2 سالوں میں بھی کر سکیں گے, کیونکہ پچھلے 8 سے 9 سالوں میں یہ ایک ایجنڈا بنایا گیا جنرل مشرف نے کہ اگر کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, کسی نوجوان کا, یا مسلم لیگ نواز سے, تو اس کو تو نوکری دینی نہیں ہے. آج وہ شخص عمر سے رسیدہ ہو گیا ہے اور وہ سرکاری ملازمت تو نہیں کر, ہم نے وہ ریلیکسیشن بھی کری, ایج ریلیکسیشن. لیکن ایک چیز میں اور بتاتی چلوں مہر, اور یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ حکومت کا کام صرف 10% حکومت جو ہے 10 سے 15% جو ہے وہ نوکری دے سکتی ہے. باقی جو 85% جاب امپلائمنٹ آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے آتی ہے. معیشت کا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہ تیل ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, وہ پہیا کس طرح چلائے بی بی؟ آپ بالکل صحیح, 18ویں ترمیم پمپ ان کر دیتے ہیں اس کے اوپر. جی عابد شیر علی گیس صاحب, اور بجلی کی بات, گیس اور بجلی کی بات صرف نہیں ہے, بات ویسے یہ بھی ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. عابد شیر علی صاحب, مسئلے مسائل ہیں. ایک سیکنڈ, یہاں پر لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کرتا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی نہیں. اچھا ایک سیکنڈ, آئے دن دھماکے ہو جی رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب جلدی پوچھیں, وقت کی قلت ہے, پوچھئے. یہ چپ کرائیں گے تو میں پوچھوں گا نا جی سوال آپ سے. پوچھئے. یہ ہیلری کلنٹن صاحب آئی تھی, انہوں نے جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی کرپشن کم کرے حکومت کو, تو حکومت کس کی ہے؟ وہ پٹواری لیول کی کرپشن کی بات کر رہی تھی نا. میں تو کہتی ہوں کرپشن کم ہونی چاہیے, کرپشن کم ہونی چاہیے, بالکل کرپشن کم ہونی چاہیے. جی میں تو مانتی ہوں 300 ارب کا جو آپ کو شک نہیں ہے, چاہے وہ کرپشن پنجاب کی ہو, چاہے وہ کرپشن بلوچستان کی ہو, کسی کی ہو, چاہے وہ سندھ کی ہو, کرپشن کم ہونی چاہیے. ختم کرنے کے بجائے ڈٹائی کے ساتھ اس کو یہ مقابلہ کرتے ہیں, ڈٹائی کے ساتھ. اور میں آپ کو, اور بات یہ ہے دیکھیں آپ نے کیا بدل دیا پاکستان کا مطلب تو ہے. میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے بدل کیا دیا. ایف بی آر آج اعتراف کر رہا ہے کہ 80% جو ہے ہمارے پاس ٹیکس ایویڈرز ہیں, یعنی کہ 80% لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں اس ملک کے اندر. حکمران جو ہیں ان کے اخراجات ختم نہیں ہوتے, عمرہ جو ہیں وہ پھٹے پڑے ہیں. عام آدمی کیا کرے؟ اس چیز کو بھی نہیں, اس چیز کو بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ اسی ایف بی آر نے 7.5 لاکھ ایسی فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو ٹریول بھی کرتی ہے, جن کے پاس گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بینک اکاؤنٹس بھی ہے, لیکن آئیڈینٹیفائی کرنا مسئلہ نہیں ہے, پیسے نکالنا مسئلہ ہے. 70,000 کو نوٹسز بھی چلے گئے, جس میں آپ کے راحت فتح علی خان صاحب بھی ہیں اس کے اندر. چلیں لیٹس ناٹ ٹیک نیمز, I mean it's a whole country. میں تو آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز ایک چھوٹا سا ہی قدم آپ سمجھیں کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں کہ یس وی کین ڈو اٹ. چلیں جی عابد شیر علی صاحب, میرا وقت ختم ہو گیا. کیا آپ سپورٹ کریں گے؟ 3 سال تو سپورٹ کر رہے ہیں, اگلے 2 سال میں مہربانی سے کر دیجیے. ان کی تو نیت صاف نظر نہیں آ رہی. ان کو تو ریکنسلیشن کے آڑ کے اندر کرپشن کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے. ہم تو ان کو راہ دکھاتے 3.5 سال ہو گئے, یہ تو ٹریک پہ نہیں آ رہے. اگر 90 کی دہائی کی سیاست آج بھی چھوڑ دیں, ترک کر دیں, تو واقعی اگر ساتھ بیٹھ جائیں ہمارے, بات اصولوں کی ہوگی, بات پرنسپل کی ہوگی. ہم کرپشن کی بل کو اجازت پنجاب ہمارا بھی, پنجاب میں پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی ہمارے لوگ. عابد شیر علی صاحب کردار آپ نے بھی ادا کرنا ہے, حکومت گورنمنٹ ان ویٹنگ آپ ہی ہیں, کیا آپ کے پاس سولوشنز ہیں؟ ہم کرپشن کا ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے. اگر کرپٹ لوگ ان کے اندر بیٹھے ہیں, ان کی صفوں میں بیٹھے ہیں, ان کو وزارتوں سے نکال کر آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رول ماڈل بنتے, لوگوں کو بتاتے کہ یہ ہم نے اقدام کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے, یہ ہم نے ایکسپینسز ختم کیے. عابد شیر علی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا حکومت گورنمنٹ ان ویٹنگ کے پاس کوئی حل ہے کہ نہیں ہے. صرف جو ہے روٹیاں دینا یا چوڑیاں دینا ایوان کے اندر جو ہے کوئی اپوزیشن نہیں کہلاتی. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر احمد نژاد نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ امریکہ ہیز ڈیزائنز آن نیوکلیئر ایسٹس, نیوکلیئر اثاثوں کے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں امریکہ. کیا اس حوالے سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ اویئر ہیں, یہ جانیں گے ہم کل کے لیے, مگر آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.